हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAC 108 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और इन पब्लिक पॉलिसीज़ का यूज़ करके इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला के रखा जाता है, ये हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसके हम कोर्स कंटेंट्स की बात करें तो इस बुक में टोटल हमारे पास 5 ब्लॉक और 14 यूनिट्स रहने वाले हैं, जहाँ पर आज हम इसका पहला यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पब्लिक पॉलिसी डेफिनेशंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स। तो शुरुआत करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। तो सोशल साइंसेस में देखा गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी की स्टडी है वो जो लास्ट सेंचुरी थी, मतलब जो हमारी 19th सेंचुरी थी, उसके सेकंड हाफ में ही इसकी शुरुआत होती है। पर उस समय पर बहुत ही कम ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी को मॉडर्न पॉलिसी स्टडीज़ में सजेशंस की तरह यहाँ पर दे के रखते हैं। ठीक है, मतलब इसे प्रमोट करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो ये फेयर होगा या आर्ग्यू करने से कि जो पब्लिक पॉलिसी है एज एन अकेडमिक परसुएट, ये लास्ट सेंचुरी के मिडल में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा यहाँ पे कि जो मॉडर्न पॉलिसी स्टडीज़ होती हैं वो 1920 से ही यहाँ पर चालू हो जाती हैं। और उसी के बाद से ही यहाँ पर जो इसकी स्टडीज़ होती हैं एकेडमिक्स में, वो इसके लास्ट तक आते आते यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने लगती हैं। उसी के बाद से बहुत सारी इसमें डायमेंशन जुड़ने चालू हो जाती हैं। ठीक है, पर इस समय पर जो ये पब्लिक पॉलिसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो अपना स्टेटस अचीव करने के लिए स्ट्रगल करता है, क्योंकि इसे एक तरीके से हम कहें कि पॉलिटिकल साइंस का ही यहाँ पर इस सब्जेक्ट माना जाता है। थॉमस डाय के अकॉर्डिंग जो पास्ट में पब्लिक पॉलिसी की स्टडीज़ की जाती थी, वो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते थे या जो रिसर्चर्स होते थे, वही लार्जली इसको डोमिनेट करके रखते थे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पहले के समय पर इसे पॉलिटिकल साइंस का ही एक एरिना माना जाता था। एक पर्टिकुलर ये डिस्टिंग्विश्ड सब्जेक्ट तो था नहीं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो हैं, वो ही पब्लिक पॉलिसी की स्टडी को डोमिनेट किया करते थे, जो कि लार्जली सिर्फ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन दिया करते थे। ठीक है, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, फिलोसफी क्या क्या है, आइडियोलॉजीज क्या क्या हैं गवर्नमेंट की, वो सिर्फ इन्हीं को स्टडी किया करते थे। पर इसमें बहुत से लोग यहाँ पर पॉलिसीज़ को पढ़ते भी नहीं थे कि पॉलिसी का फोकस क्या होना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में मिसिंग थी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बीतने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनाया जाता है, जहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि जो भी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें उसके पीछे जो भी मशीनरी है, पॉलिसी बनाई कैसे, कौन कौन सी बॉडीज़ ने मिलकर बनाई, कौन कौन से लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब धीरे धीरे आने लगी। इसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ देखा कि पब्लिक अथॉरिटीज़ की कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सर्वेंट्स का कैसा बिहेवियर है, और इंक्रीजिंगली यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिव्यू, ये तीनों चीज़ें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब पढ़ी जाने लगी। जिसके बाद से जो पब्लिक पॉलिसी है, उसको एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग स्कॉलर्स ने हम यहाँ पर देके रखी हैं अपने अपने हिसाब से। तो उन सभी को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसी है क्या। तो पब्लिक पॉलिसी हम देख ही सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक और पॉलिसी। जिसमें जो पब्लिक है उस पर यहाँ पर बहस छिड़ी रहती है कि पब्लिक है क्या। तो जो पब्लिक है उसको जनरली रेफर किया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर पब्लिक ओनरशिप हो। ठीक है, जैसे कि स्कूल्स, रोड्स, हेल्थ। ठीक है, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक पर्पस के लिए कंट्रोल की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक का वेलफेयर किया जा सके, जिसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होता है, सोशल रेगुलेशन से भी ये जो पॉलिसी है, ये जो पब्लिक है, उसको यहाँ पर हम सब एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी वही है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम जो स्टेट है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करके रख सके, प्राइवेट कोई इंटरेस्ट जो है उसको सिक्योर ना करे। नाम में ही है ना पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक का मतलब हो गया जनरल पब्लिक जो है जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है,
प्राइवेट पे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा नहीं, क्योंकि वो अपना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन चला के रखते हैं। तो इसी वजह से जो पब्लिक इंटरेस्ट है, इसमें पॉलिसी का काम होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखना, प्राइवेट इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं करना, ठीक है? ताकि एक मोर रेशनल मीन्स मिल सके हमें पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। तो ये सब हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो ये पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशंस हैं, वो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी के जो भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने दे के रखी हैं। सबसे पहले आते हैं डेविड ईस्टन। ईस्टन के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी आउटपुट है, पॉलिसी के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो पॉलिसी है वो आउटपुट है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम से निकलता है। और पब्लिक पॉलिसी ये है कि यहाँ पर जो पूरी सोसाइटी है उसके लिए एक अथॉरिटेटिव एलोकेशन किया जाता है वैल्यूज़ का, ठीक है? तो ईस्टर्न के अकॉर्डिंग जो पब्लिक पॉलिसीज़ है वो है जी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर द होल सोसाइटी, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पूरी सोसाइटी को वेलफेयर पहुँचाने के लिए रिसोर्सेज या वैल्यूज़ का एलोकेशन करती है। उसके बाद जो हेनरी हैं वो कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी एज अ कोर्स ऑफ एक्शन एडॉप्टेड एंड परस्यूड बाय गवर्नमेंट, कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा एक्शन है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एज अ कोर्स ऑफ एक्शन, की बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, वो हम इसमें समझ सकते हैं। तो इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पब्लिक पॉलिसी की एक जनरल डेफिनेशन देखें तो वो इस तरीके से बनती है कि इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, जहाँ पर जो लॉज हैं उनका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हो, रेगुलेशंस हो, एक्शंस हो, जो कि गवर्नमेंट लेती हो ताकि उसके सोशियो इकोनॉमिक गोल्स जो हैं उनको उन पर्टिकुलर पॉलिसीज रेगुलेशंस या लॉज को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो उन्हें अचीव कर सके। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की इंटेंट की, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है वो उनको एड्रेस करने के लिए कमिटेड है, ठीक है? भले ही वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर, या हम पॉलिटिक्स से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये पब्लिक पॉलिसी की एक सिंपल सी जनरल डेफिनेशन बनती है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी हमें पता ही है कि गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट क्यों बनाती है? क्योंकि पब्लिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? अब जो पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी बनाती है। अब इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट अकेली नहीं करती, ठीक है? पब्लिक पॉलिसी अकेली गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है? उसको इन्फ्लुएंस करने वाले भी बहुत होंगे, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, पर बनाएगी गवर्नमेंट, नाम गवर्नमेंट का ही आएगा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी यहाँ पर आने लगते हैं, ठीक है? जैसे कि एनजीओज आ गए, कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स आ गए जो कि उस पर्टिकुलर जो पॉलिसी है उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो इसी को पब्लिक पॉलिसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसके नेचर को एनालाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉलिसी जो है वो जनरल स्पेसिफिक भी हो सकती है कि जनरल पॉपुलेशन के लिए, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो कि पर्टिकुलरली पूरी कंट्री में ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी, और स्पेसिफिक भी हो सकती है कि उस कंट्री में रहने वाले एक किसी पर्टिकुलर एरिया में वो सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। ये सब भी हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, नैरो हो सकती है। तो सिंपल पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती हैं। तो ये सारे कुछ इसके नेचर के पार्ट हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे हम देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़ में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करना आर्ट एंड क्राफ्ट है। अब ये आर्ट कैसे है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंसाइट्स और क्रिएटिविटी चाहिए जो भी सोसाइटी उस समय पर प्रॉब्लम झेल रही है उसको आइडेंटिफाई करें, उन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है, ऐसी क्रिएटिव वे में दे ताकि सोसाइटी की प्रॉब्लम भी सही हो जाए और जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल रहे, ठीक है? ताकि पब्लिक पॉलिसी जो भी हम बनाएं वो उन पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर कर सके। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी एक आर्ट है, एक कला है। उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसी है एज अ क्राफ्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सोशल साइंसेस की नॉलेज चाहिए होती है, जहाँ पर जो एम्फेसिस होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर होता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शन को चूज करती है, जिन पर्टिकुलर एक्शन को यूज करके वो अपने यहाँ पर
सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो या तो एक लॉ के यहाँ पर रूप में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक रेगुलेशन लगा सकते हैं, प्लान ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि उनका नेचर पब्लिक होता है, तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर ही बनाई जाती हैं, ताकि उन पर एक लीगल स्टैंडर्डी बनी रहे। क्योंकि अगर एक पब्लिक, या हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइवेट ने एक पॉलिसी निकाल दी हेल्थ केयर की, ठीक है, लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि चलो भाई इसने यहाँ पर पॉलिसी लागू कर दी, पर इसने कुछ धांधलेबाजी कर दी, ठीक है, इस पॉलिसी में कोई घोटाला वगैरह कर दिया। अब ये गए गवर्नमेंट के पास, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को इन्हें रिजॉल्व करने में आसानी हो। पर ये क्या देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है जिसने पॉलिसी बनाई, वो एक तरीके से भाग भी, इसका कोई लीगल सेंटिटी है ही नहीं कि क्या इसका हम ये कॉन्क्रीट प्रूफ मान सकते हैं कि हमेशा चलती रहेगी। तो ये सारे पब्लिक, ये प्राइवेट पॉलिसी में चलते हैं। पर जब भी बात गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी की आती है, तो यहाँ पर लीगल सैंक्टिटी बनी रहती है कि अगर इसमें कोई धोखाधड़ी, धांधलेबाजी हुई, तो आप यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ बात कर सकते हो। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मान जाती है पब्लिक पॉलिसीज़ की। अब पब्लिक पॉलिसीज़ में बहुत सारे ऐसे पोर्शंस को कवर किया जाता है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर पब्लिक को वेलफेयर पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे कि एजुकेशन, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, इकोनॉमिक, सोशल, ट्रांसपोर्ट, तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो पब्लिक पॉलिसीज़ है वो मेनली कंसंट्रेटेड रहती है। ठीक है। और अगर हम पब्लिक पॉलिसी के एक्सटेंट की बात करें, तो ये नैरो भी हो सकती है, मतलब एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को करने के लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे कि फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए कोई अलग पॉलिसी बना दी, ये जो कि एक लिमिटेड रेंज तक अपनी पहुंच बना सकती हैं। वहीं कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि वाइडर रेंज की होती हैं, जिनका इतना बड़ा एक्सटेंट होता है कि वो पूरी कंट्री में इक्वली यहाँ पर अप्लाई होती हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पब्लिक पॉलिसी का एक क्रक्स रहता है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि पब्लिक पॉलिसी की सिग्निफिकेंस और रोल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं किन किन रीजन से हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी सिग्निफिकेंस है। जैसे कि थियोरिटिकल एंड साइंटिफिक रीजंस। तो एंडरसन नाम के एक स्कॉलर हैं, वो 1975 में अपना ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अगर कोई इंसान पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करता है, उसको ये पता लगता है कि प्रोसेस कैसे चलता है, मतलब प्रॉब्लम्स को कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्यूशंस को कैसे दिया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन सी है, ठीक है, बाद में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो हम पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करने से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी रीजंस दिए जाते हैं कि जब पब्लिक पॉलिसी की कोई भी इंसान स्टडी करता है, तो उसमें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स आने लगती हैं, कुछ पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए। अब पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करने के बाद हमें प्रोसेस की जानकारी मिल गई कि प्रोसेस होता कैसा है। तो अगर किसी प्रोफेशनल को नॉलेज है कि पब्लिक पॉलिसी बनाई कैसे जाती है, तो वो इंसान इस पोजीशन में होता है कि वो गवर्नमेंट को सजेशन दे सके, ताकि वो पॉलिसी जहाँ एक लेवल तक ही लोगों यहाँ पर वेलफेयर पहुँचाने का काम कर रही है, वो उसे थोड़े बड़े लेवल पर पहुँचाने का काम कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलिसी को स्टडी करने से एक इंसान प्रोफेशनल भी बन सकता है, कुछ एडवाइसेस भी दे सकता है गवर्नमेंट को कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए हमें परस्यू करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम थियोरेटिकल रीजंस में लिख सकते हैं। सेकंड आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या हैं पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करने से। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों के पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करते हैं, तो उन्हें ये पता लगता है कि एक पॉलिसी के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ताकि अच्छे से बेटरमेंट दे सकें हम सोसाइटी को। क्योंकि उनके पास जो नॉलेज होती है पब्लिक पॉलिसी के एनालिसिस की, उनसे ये इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो सीरियस जो भी इश्यूज होते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में।
तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल रीजंस में लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं, वहाँ पर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे रीजंस हम देख सकते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड आता है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग पावरफुल अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। तो पॉलिसी हमने देख लिया कि कोई इंसान अगर पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिसी की स्टडी करता है तो उसके पास एक ऐसी नॉलेज आ जाती है कि वो गवर्नमेंट को सजेशंस दे, ताकि एक पॉलिसी जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और सोसाइटी का बेटरमेंट हो। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने लिए यहाँ पर फोकस करती है पब्लिक पर और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर, कि हमारी पब्लिक जो है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। अगर उन्हें वो पता लग जाता है कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती हैं। ठीक है, क्योंकि मेजर पॉलिसी का काम तो यही है कि वो सोसाइटी है उसको बेटरमेंट प्रोवाइड करना है, भले ही जैसे भी करे। ठीक है, ताकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब हम पावरफुल अप्रोच की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हो सके। जैसे कि एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम 1961, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम में होता क्या था कि एक इंसान है, उसके पास एक गांव भर की ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पर वो दूसरों से काम करवाता है। वहीं जो छोटे किसान होते हैं वो उस ज़मीन पर काम करते हैं, उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है क्योंकि उनके पास खुद की तो लैंड होती नहीं। दूसरों की लैंड पर काम करते हैं, कम पैसा मिलता है। इससे होता क्या है, इनका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस सभी को निपटाने के लिए इंडिया ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेटिंग एक्ट लाया है लैंड पॉलिसी में, जहाँ पर ज़मींदार सिस्टम का एवोल्यूशन किया है, लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है स्मॉल फार्मर्स में, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, अपनी जगह पर अपना काम करके पैसे कमा सकें। तो इंडिपेंडेंस से देखें तो पब्लिक पॉलिसी जो कि इंडिया में आई हैं, उनका काम यही है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और नेशनल इंटीग्रिटी को यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। तो ये है हमारा पावरफुल मीन्स। फोर्थ आता है आर टूल फॉर शेपिंग फ्यूचर। अब यहाँ पर फ्यूचर की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी है कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उससे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ के अंडर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो इसी के लिए हम पब्लिक पॉलिसी को एज अ टूल फॉर शेपिंग फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो पास्ट की पॉलिसीज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है, कि पहले पास्ट की पॉलिसी स्टडी करें कि कौन कौन से लूपहोल्स थे उन पर्टिकुलर पॉलिसीज़ में। ठीक है, जिस जो कि पास्ट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और इसी के लिए हम यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं कि पास्ट की स्टडी कर ली तो उसके भी यहाँ पर कोई फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटल बेटरमेंट के लिए हमने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर को अच्छे से यहाँ पर हम शेप कर सकें। क्योंकि जो पास्ट की स्टडी है, जो हम पास्ट पॉलिसी की स्टडी करते हैं, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि जो प्रेजेंट पॉलिसी सिस्टम है हमारा, उसे हम एक्सप्लेन कर सकें कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो हमने पहले के ज़मानों में की थी पॉलिसी बनाने में, जिसकी वजह से आज हमें इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी पड़ रही हैं। तो ये सब पास्ट पॉलिसीज़ की बात हुई, क्योंकि ये जो पास्ट पॉलिसीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की पॉलिसीज़ को यहाँ पर प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे अच्छा टूल माना जाता है। और अगर हम प्रेजेंट पॉलिसी की बात करें तो उनकी भी स्टडी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पास्ट की, ताकि हम पब्लिक पॉलिसी जो है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अच्छे से डिफाइन कर सकें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी की। अब बात करते हैं पॉलिसी के टाइप्स, कि कौन कौन से पॉलिसी के टाइप्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो लोवी नाम के एक जो स्कॉलर हैं वो 1972 में यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ के टाइप्स बताकर रखते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ अगर हम जनरल टर्म्स में देखें तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाने की बात की जाती है, जैसे कि फूड रिलीफ, फार्म सब्सिडी, स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर हम फूड रिलीफ की बात करें तो सस्ते दामों पर अनाज, ठीक है,
अब अगर हम अंबानी अडानी की बात करें तो उन्हें सस्ते दामों पर अनाज देने का क्या मतलब हुआ? ये तो कुछ मतलब निकला नहीं। अनाज हम किसको सस्ता देंगे? जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि इतना अमीर नहीं है जो कि अनाज को खरीद सके, ठीक है, आज के टाइम के रेट के हिसाब से। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनका गवर्नमेंट क्या करती है कि सस्ते सस्ते दामों पर यहाँ पर अनाज प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में लाते हैं। फार्म सब्सिडीज, मतलब जो फार्मर हैं उनको कुछ सब्सिडीज दे दी ताकि वो अनाज प्रोड्यूस कर पाएँ। कुछ ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जो नॉलेज है उसमें लगा सकें, तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट कि उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट जो अपनी हायर स्टडीज़ को कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। अब ये जो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, इनका ये काम रहता है कि जो एलोकेशन है वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, पर्सनल सिविल राइट्स की, उसको मैनिपुलेट करें। मतलब एक इंसान के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सारे एक इंसान के पास अगर सारी वेल्थ होगी, तो वो डिक्टेटरशिप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है? तो इसका काम यही होता है कि उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, जिनको ज़रूरत है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो भी ग्रुप्स हमारे यहाँ, सोशल क्लासेस हमारे यहाँ रह रही हैं, ठीक है? उनको हम यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकें। जैसे कि वेलफेयर फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, कि जो पर्सन जिनके पास डिसएबिलिटी है, ठीक है, दिव्यांगजन हैं, उनको यहाँ पर वेलफेयर पहुँचाने की बात की जाती है, ठीक है। उनको कुछ छूट दी जाती है एजुकेशन में, जॉब्स में, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूट हम कर सकें गवर्नमेंट की यहाँ पर पॉलिसीज़ को। तो ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में आता है। फिर आता है रेगुलेटरी पॉलिसीज़। अब रेगुलेटरी पॉलिसीज़ में जनरली अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट के बिजनेस को अच्छे से फंक्शनिंग कराने के लिए यहाँ पर काम आती है, ठीक है। जिनका एक काम होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को इम्पोज किया जाए ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो और जो फंक्शनिंग है प्रॉपर वो चलती रहे। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट की अगर हम जॉब देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर एज लिमिट रहती है, ठीक है। अगर हम यूपीएससी की बात करें 21 एज से 32 एज तक ही है, ठीक है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड को इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, एक 15 साल का बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, एक 50 साल का इंसान एग्ज़ाम दे रहा है, इससे होगा क्या कि वो जो पर्टिकुलर फील्ड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स को इम्पोज किया जाता है ताकि जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के वो अच्छे से काम कर सके बिना किसी कंट्रोवर्सी के। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी इश्यूज। इसमें ये कहा जाता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, कि एक इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस संभालने के लिए दिया जाए, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन को हम कह सकते हैं कि जो भी इसका यहाँ पर स्टाफिंग वगैरह है वो देखी जाए, तो ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन करें, ताकि हर एक पॉलिसी जो है डिफरेंट एरिना से निकल कर आए। फिर आता है कन्फ्लिक्ट पॉलिसी इश्यूज़, की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिनकी वजह से यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, उन सभी को काउंटर करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि इनको काउंटर किया जा सके, इनको सप्रेस किया जा सके। अब ये सिचुएशंस क्रिएट कैसे होती हैं, जैसे कि अनफेयरनेस और बायस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशंस और रिसोर्सेज, कि जो पोजीशंस हैं उनका अनफेयर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो कन्फ्लिक्ट पॉलिसीज़ में ये सारी सिचुएशंस कब निकलती हैं कि जब जो एक ऐसा हम इशू बना दें कि जिससे किसी एक ग्रुप को ही फ़ायदा हो या किसी एक पर्सनल या एक इंडिविजुअल को फ़ायदा हो, तो इस तरीके से जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम करते वक्त यहाँ पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इसी को यहाँ पर कम करने के लिए हमें कुछ कन्फ्लिक्ट पॉलिसी इश्यूज़ को भी उठाना चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट उठे उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉलिसी हो जिसके तहत उसको यहाँ पर रिड्रेस किया जा सके। तो ये सारा इसमें आता है। फिर आता है बारगेनिंग पॉलिसी इश्यूज़, की बारगेनिंग पॉलिसी होती क्या है। तो अगर हम जनरल में बात देखें तो बारगेनिंग पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ और प्रोसेस का यूज़ किया जाता है बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हो सकती हैं, यूनियंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स, जहाँ पर एक साथ बैठकर ये नेगोशिएशन करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट पर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कि एक लेबर यूनियन आई, उसने कहा कि लेबर की वेज को डेली का हम 500 रुपये से 1000 रुपये कर देते हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो 700 कर लो,
ठीक है, तो ये सब बार्गेनिंग की तो हुई। एक तरीके से यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है, दूसरे तरीके से यहाँ पर इसको काउंटर ऑफर किया जा रहा है। तो इन सभी नेगोशिएशन से जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे हम बार्गेनिंग पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर नेगोशिएशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओवर वेजेस कि भाई तनख्वाह कितनी देनी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी रखनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा रखना है पब्लिक सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बार्गेनिंग पब्लिक पॉलिसी में यूज़ की जाती हैं। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के कंटेक्स्ट में देखें तो इसका एक काम रहता है कि जो भी पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर बैलेंस करके रखा जाए, ताकि गवर्नमेंट भी सही से चलती रहे और पब्लिक का वेलफेयर भी होता रहे, ताकि एक कंसेंस पर हम पहुँचें और कॉम्प्रोमाइज़ करें फॉर अ कॉमन गुड एंड जनरल वेलफेयर। तो ये सब बार्गेनिंग पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। तो यही खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 1। थैंक यू।